हेलो एवरीवन, हमारा डाइवर्सिटी चैप्टर के हमने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के साथ साथ में हमने हमारा चैप्टर भी रिवाइज कर लिया है। अब कुछ क्वेश्चंस हमारे रह जाते हैं ताकि हम हमारे चैप्टर के जो लास्ट टॉपिक्स हैं वो भी हम क्लियर कर लें। उसके बाद आई होप कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सो रिमेनिंग क्वेश्चन को आज हम देखेंगे। सो आई लवीना कुमावत वेलकमिंग यू ऑल एट स्कोरशाला। देखिए, रिमेनिंग क्वेश्चन में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वो है हाउ डू पॉरीफेरन एनिमल्स डिफर फ्रॉम सिलेंट्रेट एनिमल्स। जो पॉरीफेरन एनिमल्स होते हैं, मतलब जो कि पॉरीफेरा के अंदर जो एनिमल्स आते हैं, पॉरीफेरा फाइलम में जो एनिमल्स आते हैं, वो सिलेंट्रेट एनिमल्स से किस तरह से डिफर करते हैं। उनके अंदर ऐसी कौन सी डिसिमिलैरिटीज होती है जिनकी वजह से हमने इनको सेपरेट फाइलम के अंदर डिवाइड किया है। एंड आई होप कि आपको याद है कि फाइलम्स क्या होते हैं। किंगडम्स थे, किंगडम्स को जब हमने फर्दर डिवाइड किया, वो भी एनिमेलिया किंगडम को जब हमने फर्दर डिवाइड किया तो हमने उसको क्या कहा कि वो फाइलम्स है। वही अगर हम प्लांटी को क्लासिफिकेशन करते, प्लांटी को और आगे क्लासिफाई करते, फर्दर डिवाइड करते, तो हम उसको कहते हैं डिविजन्स। लेकिन हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, एनिमेलिया पढ़ रहे हैं। तो एनिमेलिया का ये क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें क्या देखना है, फाइलम्स को देखना है। तो देयर आर टू फाइलम्स, पॉरीफेरा एंड सिलेंट्रेट। अब उनके अंदर डिफरेंस क्या क्या है वो देखना है। तो आपको बताया गया था कि एक स्मार्ट चार्ट है, ये हमारा रामबाण इलाज है इस चैप्टर को लर्न करने का। तो इस स्मार्ट चार्ट को देख लेंगे तो आधी चीजें हमें ऐसे ही क्लियर हो जाएगी। वी नो वेरी वेल कि जो एनिमेलिया है, उन एनिमेलिया किंगडम के अंदर हमने जब क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया तो हमने एक बहुत बेसिक चीज ली। बेसिक चीज मतलब हमने ये नहीं कहा कि एनिमल्स जो है वो कौन सा एनिमल कहाँ रहता है, उनके हैबिटेट के अकॉर्डिंग हम उनको क्लासिफाई कर देते हैं। नहीं, हमने क्या देखा कि भाई जो कोई भी एनिमल्स है उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट है, वो क्या होगी, सेल होगी। तो हमने एक काम किया कि हम सेल पे आ जाते हैं। सेल किस तरह का है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है या फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, या उनकी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, फॉर्मेशन कैसा है, उसके अकॉर्डिंग हम उनको क्लासिफाई कर देते हैं। तो जब हमने एनिमेलिया को क्लासिफिकेशन शुरू किया तो जो फर्स्ट हमारा कैरेक्टरिस्टिक था वो था सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसका कि ऑर्गेनाइजेशन ओनली सेलुलर लेवल तक है, मतलब कि वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म तक ही है, उसका जो बॉडी है वो सिर्फ सेल तक ही है, उसके अंदर टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं हुआ, उसके अंदर ऑर्गन का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। फिर हमने बोला कि एक काम करते हैं, उसके आगे बढ़ेंगे तो टिश्यूज आ जाएंगे, तो हम उन टिश्यू वाले जो ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जिनके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, उनको हम थोड़ा सेपरेट कर देते हैं। तो हमने यही किया। जो हमारा फर्स्ट क्लासिफिकेशन हुआ था वो इसी के बेस पे हुआ था। द ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उनको हमने सेपरेट किया और उनको हमने नाम दिया पॉरीफेरा। उसके बाद हमने क्या कहा कि भाई जो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उनको हम फर्दर डिवाइड कर देते हैं। फर्दर डिवीजन में हमने जो सेकंड पॉइंट लिया था वो था हमारा सिलोम। सिलोम का मतलब था कि भाई एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर जब भी हम एनिमल्स की बात करते हैं तो एनिमल्स के अंदर जो एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है, उस एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर 3 लेयर्स होती है हमारी बॉडी की, 3 डर्मल लेयर्स होती है। कौन सी होती है? एक होती है हमारी मीजोडर्म जो कि सेंटर लेयर है, एक होती है हमारी एंडोडर्म और एक होती है हमारी एक्टोडर्म। फाइन, ये हमने पढ़ रखा है, ठीक है। इन तीनों के बीच में यानी कि एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड मीजोडर्म, देखो एक्टोडर्म तो कौन सी होगी, आउटर साइड वाली, हम 3 लेयर्स यहाँ बना देते हैं। जो सेंटर वाली होगी वो कौन सी होगी, एंडोडर्म होगी। सेकंड पे आ जाओ, ये कौन सी होगी, मीजोडर्म होगी। एंड जो थर्ड वन होगी दैट विल बी एक्टोडर्म। ये एंडोडर्म है और ये एक्टोडर्म है। फाइन, अब एंडोडर्म और मीजोडर्म के बीच में यहाँ पर क्या होती है, कुछ कैविटीज होती है, बॉडी की कुछ कैविटीज होती है, दैट इज फ्लूइड फिल्ड कैविटी। उस कैविटी को हमने नाम दिया था सिलोम। उस कैविटी को हमने क्या कहा कि भाई ये क्या है, सिलोम है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर सिलोम्स प्रेजेंट है उनको हमने क्या कहा कि वो ऑर्गेनिज्म है सिलोमेट्स। जिनके अंदर सिलोम प्रेजेंट नहीं है उनको हमने क्या कहा, असिलोमेट है। अच्छा, जिनके अंदर सिलोम पहले एम्ब्रियोनिक स्टेज में तो प्रेजेंट थे एंड देन जैसे ही वो एडल्ट में कन्वर्ट होते गए, धीरे धीरे जैसे जैसे वो डेवलप होते गए, वैसे वैसे ये जो सिलोम था यानी ये जो फ्लूइड फिल कैविटी थी वो खत्म होती चली गई। तो उनको हमने नाम दिया स्यूडोसिलोमेट्स से। आई होप कि आपको इतनी चीज क्लियर हो गई है कि जब हमने एनिमेलिया का क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया तो हमने कहा कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग we are classifying them into 2 parts. The first one is cellular level of organization and the second one is tissue level of organization.
तो जो फर्स्ट लेवल था उसमें हमने क्या नाम दे दिया, पोरीफेरा बोल दिया उनको। फिर सेकंड पे आए टिश्यू में, तो हमें पता चला कि अच्छा और क्लासिफिकेशन हो सकता है इनका, तो हमने कर दिया सिलोम के अकॉर्डिंग इनका क्लासिफिकेशन। सिलोम इज अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है। जो हमारी एपिडर्मल लेयर है और जो हमारी गैस्ट्रोडर्मल लेयर होती है, उनके बीच की जो गैप होता है उनको हम कहते हैं सिलोम, जो कि हमने अभी यहाँ पे कहा। भाई हमें पता है ना कि ये तीनों डर्म्स हमारी क्या करती है, ये तीनों लेयर्स क्या करती है, ये तीनों लेयर्स हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को बनाने का काम करेगी। सिंपल है। चलिए, तो जो ये सिलोम है ये प्रेजेंट है या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग फिर हमने क्या कर दिया, और क्लासिफिकेशन कर दिया। सिलोम अगर प्रेजेंट है तो सिलोमेट्स है, तो सिलोमेट्स को तो हमने आगे क्लासिफिकेशन हम बाद में देखेंगे क्योंकि हमें तो यहीं तक देखना है। स्यूडोसिलोमेट है तो हम उनको बोल देंगे निमेटोड, अभी हमारा आया नहीं, आ गया है लेकिन हम अभी नहीं देख रहे। चलिए, सिलोम अगर एब्सेंट है, सिलोमेट नहीं है, ये तो है असिलोमेट, जिनके अंदर हमारा क्या नाम आ जाएगा, सिलेंट्रेट आ जाएगा, सिलेंट्रेट एनिमल। लेकिन इसके अंदर भी फर्दर क्लासिफिकेशन हो गया। कैसे हो गया, अकॉर्डिंग टू द सिमेट्री हो गया। फर्स्ट हमने कहा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेकेंड हमने कहा सिलोम, द थर्ड पॉइंट इज सिमेट्री। ऑर्गेनिज्म सिमेट्रिकल है या नहीं है, तो अगर ऑर्गेनिज्म को एक सिंगल लाइन 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकती है, दैट मीन्स दे आर सिमेट्रिकल। अगर ऐसी कोई लाइन है ही नहीं बॉडी के अंदर, मतलब बन ही नहीं सकती है, तो हम उसे कहेंगे असिमेट्रिकल बॉडी है ये तो। लेकिन सिमेट्रिकल में भी एक ऐसा होता है, सपोज जैसे हमारी बॉडी है, सेंटर में से कट किया, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, दैट्स इट, फाइन। लेकिन अगर मैं यहाँ से कट कर दूं, इक्वल पार्ट नहीं होगा, टेढ़ा कट कर दे, इक्वल पार्ट नहीं होगा। सिर्फ एक सिंगल लाइन ऑफ सिमेट्री है हमारी बॉडी के अंदर, जहां से कट करते ही इधर का पार्ट सिमिलर होगा, एक हाथ इधर, एक हाथ इधर, एक कान इधर, एक कान इधर, फाइन। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि स्टारफिश, कहीं से भी कट कर दो हमेशा वो सिमेट्रिकल शेप में ही आएगी, दैट विल बी द रेडियल सिमेट्री। हमारी बॉडी की सिमेट्री कैसी है, बाइलेटरल सिमेट्री है, लेकिन स्टारफिश की बॉडी की सिमेट्री कैसी होगी, रेडियल सिमेट्री होगी। रेडियल सिमेट्री का मतलब अगर हमने लिया है बॉल, कहीं से भी कट करो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा, दैट मीन्स द बॉल कंटेन्स रेडियल सिमेट्री, द बॉल कंटेन्स रेडियल सिमेट्री। आई होप कि इतनी चीज आपको क्लियर हो गई है। आप सोच रहे होंगे मैम ये पॉइंट्स का हमारे यहाँ से क्या कनेक्शन है, तो बिल्कुल है। जब हमें इन दोनों के डिफरेंसेस बताने हैं तो ये पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए, द पॉइंट शुड बी क्लियर टू यू। अगर नहीं क्लियर है दैट मीन्स कि आप बहुत कंफ्यूज होने वाले हो। चलो, सो आई होप कि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। नाउ कम टू द डिफरेंस। द फर्स्ट डिफरेंस इज कि पॉरीफेरास जो होते हैं, पॉरीफेरन एनिमल्स जो होते हैं, दे कंटेन सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन जो सिलेंट्रेट्स है उनके अंदर होता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, सिलोम की बात कर लें तो यहाँ पॉरीफेरा में तो हमने सिलोम की बात ही नहीं की थी, दैट मीन्स कि इनके अंदर सिलोम प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो यहाँ भी कौन सा प्रेजेंट है भाई, यहाँ भी प्रेजेंट नहीं है सिलोम। तो चलिए, सो आई होप कि इतनी चीज आपको क्लियर हो गई है। अच्छा, पॉरीफेरास जो होते हैं इनको हम बोलते हैं स्पंजेस। पॉरीफेरास को हम क्या कहते हैं, स्पंजेस कहते हैं। क्यों कहते हैं, तो इनकी बॉडी के ऊपर क्या होता है, छोटे छोटे होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं इनकी बॉडी के ऊपर। जैसे स्पंज के अंदर होता है वैसे इनकी बॉडी के ऊपर पोर्स होते हैं। लेकिन सिलेंट्रेट्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सिलेंट्रेट में ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। कुछ डिफरेंसेस है, ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, बिकॉज और जब फर्दर आगे जाएंगे तो डिफरेंसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन हाँ, यहाँ तक में हमें कुछ ही डिफरेंसेस मिलेंगे एंड आई होप कि आपको डिफरेंसेस क्लियर हो गए होंगे और ये पॉइंट्स भी क्लियर हो गए होंगे कि एक्चुअली जो क्लासिफिकेशन हुआ है वो किस किस वजह से हो रहा है, किस किस बेस पे हो रहा है। चलिए देखो क्या हो रहा है। पॉरीफेरास के अंदर क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर इज नॉट नोटिस, डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है। क्यों नहीं है, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है भाई, तो सारा काम तो सेल ही करने वाले हैं। देख लो, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सारा काम सेल ही करेंगे। लेकिन अगर हम बात करेंगे सिलेंट्रेट की, तो दे कंटेन टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दैट मीन्स कि इनके अंदर क्या होगा, इनके अंदर जो वर्क है, जो लेबर है, उसका डिवीजन हो चुका है। सारे काम जो है वो सेपरेट सेपरेट लोग कर रहे हैं। पॉरीफेरास के अंदर क्या होता है, देयर आर पोर्स, देयर आर होल्स, लेकिन यहाँ पर ये पोर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। इनको हम स्पंजेस कहते हैं, जो पॉरीफेरास होते हैं उनको हम कहते हैं स्पंजेस, लेकिन इनको नहीं कहते। सिलेंट्रेट के अंदर इस तरह का कोई भी स्ट्रक्चर बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। सो आई होप कि आपको यहाँ तक यानी ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी था। आपको ऐसा लग रहा होगा मैं इतना सारा बोल दिया, लेकिन बहुत इजी इसलिए था बिकॉज हमें जस्ट क्या लर्न करना है, अगेन द स्मार्ट चार्ट, दैट्स इट। उसके बाद हमारा काम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू एनिलिड एनिमल्स डिफर फ्रॉम आर्थ्रोपॉड्स। अगेन देखो ये क्या है, हमारे पास डिफरेंस पूछा गया है, किस में पूछा गया है, एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडास के अंदर। एनिलिडा और आर्थ्रोपोडास के अंदर तो बहुत सिंपल है। क्यों है, आर्थ्रोपोडास को कैसे याद करवाया था कि हमारे घर के अंदर आपको जितने भी छोटे छोटे जानवर नजर आ रहे हैं वो सब के सब किस में आ जाएंगे, आर्थ्रोपोडास के अंदर आ जाएंगे। आप हाउस फ्लाई ले लो, आर्थ्रोपोडा में आएगा, मॉस्किटो ले लो, आर्थ्रोपोडा में आएगा, स्पाइडर ले लो, आर्थ्रोपोडा में आ जाएगा आपका। उसके अलावा हमारे घर में जितने भी एनिमल्स है, कॉकरोच ले लो, आर्थ्रोपोडा के अंदर आ गया। तो कितने सारे ऑर्गेनिज्म जो हमारे घर में हमें आसपास में नजर आ जाते हैं। भाई आसपास में जाने की जरूरत नहीं है, शाम को चुपचाप बैठो, बहुत सारे एनिमल्स आपको निकले हुए नजर आएंगे वहां पे। फाइन, तो ये सारे एनिमल्स किस में आते हैं, ये सारे आते हैं आर्थ्रोपोडास के अंदर। क्यों, क्योंकि आर्थ्रोपोड्स का मतलब ही क्या होता है, जॉइंटेड लेग्स। आर्थ्रोपोड्स का मतलब क्या होता है, जॉइंटेड लेग्स होते हैं। तो जिनके जॉइंटेड लेग्स होंगे वो सब किस में आ जाएंगे, आर्थ्रोपोडास में आएंगे। एंड आई होप कि ये सब देख के आपको लग रहा होगा कि हाँ इनको हमने देखा, ये मॉस्किटो है हमारा, ये हमारा वो टिक है, बीटल है, ये डियर टिक है, मिल्कवीड बग है, मतलब ये सारे बग्स हमने देखे हुए, जनरली ये बग्स हमें देखने को मिल जाते हैं। फाइन, तो उसके अंदर भी अगर हमें नहीं याद रहे तो हाउस फ्लाई ले लो, मॉस्किटो ले लो, स्पाइडर ले लो, कॉकरोच ले लो, ये चीज़ें तो याद रहेंगी, बाकी नाम भले याद रखो ना। लेडी बर्ड तो याद रहता ही रहता होगा, बिल्कुल सही है। चलिए, सो जॉइंटेड लेग्स जिनके भी होंगे, जिनके पैर ऐसे जुड़े से होंगे, बहुत सारे डिविजन से, लाइक ऐसे है, फिर ऐसे पैर ऐसे कुछ कर है, तो उनको हम क्या कह देंगे, आर्थ्रोपॉड्स कह देंगे। इनका जो स्केलेटन होता है वो एक्सोस्केलेटन होता है। फाइन, चलिए। अच्छा, एनिलिडा का क्या होगा, एनिलिडा का मतलब ये जो आपको नजर आ रहे हैं बहुत क्यूट से, तो इनको हम क्या कह देते हैं, एनिलिडा कह देते हैं। क्यों कह देते हैं कि इनकी बॉडी जो होती है वो सेगमेंटेड बॉडी होती है। एनिलिडास के अंदर बॉडी जो होगी वो कैसी होगी, सेगमेंटेड बॉडी होगी इनकी। सेगमेंटेड कैसी होगी इनकी बॉडी, सेगमेंटेड बॉडी कंटेन करते हैं ये। सेगमेंटेड बॉडी इनकी कैसे होगी, तो देख लो, क्या इनके अंदर आपको रिंग्स नजर आ रही है, आ रही है, बिल्कुल आ रही है इनके अंदर रिंग्स। आपको वो नहीं आता क्या, आपके टूथपेस्ट में नमक है, वैसा वाला सीन है, क्या आपको इसके अंदर रिंग्स नजर आ रही है, बिल्कुल आ रही है। अगर रिंग्स नजर आ रही है दैट मीन्स कि ये क्या है, ये एनिलिड्स है। दीज आर एनिलिड्स, सेगमेंटेड बॉडी होती है इनकी। अच्छा, इनके बॉडी के ऊपर आपको नहीं लग रहा थोड़ी शाइन बहुत ज्यादा है इनकी बॉडी के ऊपर, तो इनको मॉइस्चराइजर की जरूरत नहीं है। दैट मीन्स दे हैव म्यूकस ग्लैंड्स। इनकी बॉडी के ऊपर म्यूकस ग्लैंड्स भी होती है, लेकिन इनकी बॉडी पे ऐसा कुछ आपको नजर नहीं आने वाला है। सो आई होप कि आपको कुछ चीज़ें क्लियर हो गई होगी और इनको देख के काफ़ी कुछ समझ में भी आ गया होगा कि हाँ ठीक है, अब हम इनके बीच में डिफरेंसेस जो है वो हम लिख सकते हैं और बहुत ईजीली लिख सकते हैं। अच्छा, ये पहुंचे कहाँ से है, तो वही हमारा जो स्मार्ट चार्ट है वही उन्हीं में से पहुंचे हैं। कैसे पहुंचे हैं देखो, तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने देखा था, सिलोमेट्स जो थे जिनके अंदर सिलोम प्रेजेंट है, जिनके अंदर वो फ्लूइड फिल्ड जो कैविटी है वो प्रेजेंट है। उसके आगे जब हम आए थे तो हमें एक और क्लासिफिकेशन देखने को मिला था, जिसके अंदर हमें क्लासिफिकेशन क्या देखा हमने कि भाई ये एनिलिड हो गया, आर्थ्रोपोडा हो गया। दोनों के अंदर सिमिलर चीजें थी वैसे तो, लेकिन डिफरेंसेस क्या है, मेन डिफरेंसेस तो यही है कि इनकी बॉडी जो होती है वो सेगमेंटेड होती है, किसकी, एनिलिड्स की बॉडी। लेकिन आर्थ्रोपोडास की बॉडी जो होती है वो सेगमेंटेड नहीं होती है। ठीक है, सेगमेंटेशन कैसा होता है, हेड में होगा, एब्डोमेन में होगा, थॉरेक्स में होगा, लेकिन रिंग्स में नहीं होगा। जो एनिलिडा की बॉडी हमने देखी थी अभी कि रिंग्स के अंदर है, तो वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर उनके अंदर नहीं होगा। लेकिन हाँ, इनकी जो आर्थ्रोपोडा की बॉडी होगी वो उनका हेड अलग होगा, बाकी बॉडी अलग होगी, थॉरेक्स अलग होगा। जैसा कि हमने अभी देखा था उन स्ट्रक्चर के अंदर, स्पाइडर को ले लो, चाहे आप मॉस्किटो को ले लो, सबका गर्दन अलग है, हेड अलग है, आपका सिर अलग है उसका, और उसके बाद पूरी बॉडी जो है वो सेपरेट है। तो वो सेगमेंटेशन हो सकता है, लेकिन वो रिंग वाला सेगमेंटेशन जो है वो सिर्फ इसके अंदर होगा। एंटायर बॉडी जो रिंग के अंदर सेगमेंटेड होगी तो सिर्फ और सिर्फ एनिलिडा के अंदर होगी। जहां भी आपको लगे ना रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन रहे हैं बॉडी के ऊपर, एनिलिडा में लाके डाल दो, और जहां आपको लग रहा है जॉइंटेड लेग्स है, आर्थ्रोपोडा में लाके डाल दो। अच्छा, एनिलिडा का स्केलेटन तो होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता, यहाँ देखो एक बार, यहाँ एक बार देखें, क्या आपको लग रहा है इनके अंदर स्केलेटन है? नहीं लग रहा। ये तो कैसे भी करके घूमे जा रहे हैं। और हमने क्या पढ़ा था कि स्केलेटन जो होता है वो इतना सॉफ्ट नहीं होता कि आप घूम जाओ उसके अंदर। फाइन, तो एनिलिडा का तो स्केलेटन होता ही नहीं है, और आर्थ्रोपोडास का स्केलेटन जो होता है वो एक्सोस्केलेटन होता है। नाउ व्हाट इज एक्सोस्केलेटन? एक्सोस्केलेटन का मतलब होता है आउटर साइड का जो स्केलेटन होगा, और एंडोस्केलेटन का मतलब होता है जो इनर साइड का होगा। और जैसे हमारी बॉडी के ऊपर क्या आपको बोन्स नजर आ रही है? नहीं आ रही है, अंदर की तरफ है ना। तो अगर पूरा स्केलेटल सिस्टम आपका बॉडी के इनसाइड के अंदर है, दैट मीन्स कि एंडोस्केलेटन है।
लेकिन अगर बाहर की तरफ है तो एक्सोस्केलेटन है। तो यहाँ जो आर्थ्रोपोडाज है, आर्थ्रोपोडाज का जो स्केलेटन होता है वो एक्सोस्केलेटन होता है, वो बॉडी के आउटर साइड का होता है और वो स्केलेटन बना होता है काइटिन का। जो स्केलेटन होता है वो काइटिन का बना होता है, एक्सोस्केलेटन जो कि बाहर की साइड में होगा। कॉकरोच को कभी अगर हाथ लगा के उठा के कोशिश करो देखने की, तो उनके जो विंग्स होते हैं, उन विंग्स के नीचे का जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा सा हार्ड लगता है। क्यों लगता है? बिकॉज ऑफ देयर एक्सोस्केलेटन। आई होप कि आपको इतनी चीज़ क्लियर हो गई है कि एक्सोस्केलेटन की वजह से ही उनकी बॉडी जो है वो आउटर साइड से हार्ड लगती है एंड उनका जो एक्सोस्केलेटन है वो किससे बना होता है? वो काइटिन का बना होता है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि एनालिड्स जो होते हैं वो हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं, लेकिन जो आर्थ्रोपॉड्स होते हैं इनके अंदर डिफरेंट सेक्सेस प्रेजेंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिमिलर होगा एक के अंदर होंगे, नहीं, इनके जो सेक्सेस होंगे वो बाइसेक्सुअल होते हैं। ये इनके अंदर डिफरेंट सेक्सेस प्रेजेंट होता है। चलिए, उसके अलावा हर्माफ्रोडाइट्स आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये क्या है, जिनके अंदर दोनों ही सेक्सेस एक के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। चलिए, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के अंदर क्या डिफरेंसेस है? तो सबसे पहले तो ये कि एम्फीबियंस होते क्या है और रेप्टाइल्स क्या होते हैं। तो हमने पढ़ा था कि एम्फीबियंस का मतलब होता है एक ऐसे ऑर्गेनिज्म जो लैंड पर भी रहते हैं और जो वाटर के अंदर भी रहते हैं। रेप्टाइल्स का मतलब क्या बताया था? क्रॉलिंग एनिमल्स। रेप्टाइल्स का मतलब क्या बताया था? क्रॉलिंग एनिमल्स बताया था कि जो कि क्या करते हैं? क्रॉल करते हैं। क्रॉल कैसे करेंगे? तो क्रॉल मतलब जैसे कि हमारे जो घर के बच्चे क्रॉल करते हैं, जो छोटे बच्चे जो जैसे ही वो पैदा होते हैं, बॉन्ड होता है उनका, तो वो सो रहे होते हैं। थोड़े टाइम 6 महीने 7 महीने के बाद क्या होता है? बच्चा जो है वो चलने की कोशिश करता है, लेकिन वो क्या कर पाता है? वो सिर्फ क्रॉल कर पाता है अपने घुटनों पे। लेकिन ये जो रेप्टाइल्स होते हैं ये पूरी बॉडी से क्रॉल करते हैं। जो पूरा रेंगने वाले, जिनको हम कहते हैं ना जानवर, जो पूरा जमीन से चिपक के चलने वाले जानवर है, तो वो कौन होंगे? रेप्टाइल्स होंगे। फाइन। अभी जो एम्फीबियंस है इनके अंदर और क्या क्या होता है? तो एम्फीबियंस जो होते हैं इनके अंदर ये जो रेस्पायर करते हैं, ये लंग्स से भी कर सकते हैं रेस्पायर, ये लंग्स से भी रेस्पायर कर सकते हैं एंड गिल्स से भी रेस्पायर कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं गिल्स से और लंग्स से रेस्पायर? बिकॉज इनके अंदर ये दोनों ऑप्शन प्रेजेंट होते हैं। ये इनके अंदर गिल्स भी प्रेजेंट होते हैं और इनके अंदर लंग्स भी डेवलप्ड होते हैं, सो दैट कि जब ये जमीन पर रहेंगे तो ये लंग्स से सांस लेंगे और जब ये पानी के अंदर रहेंगे तो ये किससे सांस लेंगे? ये लेंगे गिल्स से सांस। सो आई होप कि इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई है कि जो एम्फीबियंस होते हैं वो लैंड पर भी रहते हैं, वो वाटर में भी रहते हैं, एक्वाटिक एनिमल भी है, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स भी है, लेकिन जब सांस लेने की बारी आती है तो ज़मीन पे होंगे तो ज़मीन के अकॉर्डिंग लंग्स से लेंगे और जब पानी के अंदर होंगे तो गिल्स से लेंगे। अब इनको पानी के अंदर जाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो रहते तो वैसे बाहर है बेसिकली, लेकिन सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन करने के लिए, अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए पानी के अंदर जाके रिप्रोडक्शन करते हैं। दैट मीन्स कि अपने जो एग्स ले करते हैं वो कहाँ करते हैं? वो पानी के अंदर जाके करते हैं। क्यों करा पानी के अंदर जाके? तो क्योंकि इनके जो एग्स होंगे उसके ऊपर आउटर कवरिंग यानी कि एक पूरा प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं होती है। जो ये इनके जो एग्स होते हैं, ये एग्स कहाँ ले करते हैं? एग्स ले एग्स इन वाटर। फाइन, ये तो हमें क्लियर हो गया। क्यों एग ले करते हैं वाटर के अंदर? तो कभी आपने मेंढक के अंडे देखे होंगे जिसके ऊपर प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं होती है। प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं है मतलब क्या हुआ कि अगर वो ज़मीन के ऊपर एग्स को ले कर देंगे तो उनके जो एग्स है वो ख़राब हो जाएंगे, वो जल्दी से ख़त्म हो जाएंगे और उनके अंदर से बेबीज़ नहीं निकलेंगे। लेकिन उनको प्रोटेक्ट करना है, उनको उसके अंदर डेवलप होना है, तो क्या करना पड़ेगा? ये लोग जाते हैं पानी के अंदर, वहाँ जाकर अपने एग्स को ले करके आते हैं, एग्स छोड़ के आते हैं वहाँ पर, सो दैट कि वो जो एग्स है वहाँ पर वो उनको प्रोटेक्शन मिलता रहे और इनके ऊपर कवरिंग की रिक्वायरमेंट ना हो और वो ख़त्म भी ना हो, उनको कोई भी डैमेज ना हो। लेकिन रेप्टाइल्स के अंदर ऐसा नहीं होता है। रेप्टाइल्स के जो एग्स होते हैं उनके ऊपर क्या होता है? प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। तो रेप्टाइल्स को पानी के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये बाहर ही अपना सारा काम कर लेते हैं। जब ये क्रॉल कर रहे हैं, ज़मीन के ऊपर रह रहे हैं, तो ये जाके पानी के अंदर नहीं जाएंगे। यानी कि इनकी जो लाइफ होती है वो ड्यूअल लाइफ नहीं होती। जैसे आपके फ़ोन होता है ड्यूअल सिम फ़ोन, वैसे इनके लाइफ ड्यूअल सिम नहीं है, ड्यूअल लाइफ नहीं होती है। ये एक्वाटिक नहीं, ओनली टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ एक्सेप्शन केसेस को छोड़कर। तो इनके जो एग्स होते हैं वो उनके ऊपर क्या होता है? प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। वो कवरिंग क्या करती है? इनको एनवायरनमेंट से बचाने का काम करती है। दैट इज वाई दे डोंट नीड द वाटर फॉर रिप्रोडक्शन।
ऐसा नहीं कि पानी के अंदर जाएंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे और फिर वापस आ जाएंगे, नो, नॉट एट ऑल। इनके अंदर ओनली लंग्स होते हैं फॉर रेस्पिरेशन। दैट इज़ वाई ये सिर्फ ज़मीन पर ही रहते हैं, वहीं पर अपने एग्स को ले भी करते हैं। और इनके ऊपर जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, अब कौन सी कवरिंग है, तो भाई बर्ड का अंडा सबने देखा हुआ होता है, उसके ऊपर एक वाइट कलर की लेयर होती है, वाइट कलर की कवरिंग जो हार्ड कवरिंग होती है, वो क्या करती है, उसको सिर्फ प्रोटेक्ट करने का काम करेगी। So for protection they have the protective covering on their eggs. That is why ये लोग पानी के अंदर नहीं जाते हैं और ये बाहर ही अपना जो एग है वो ले कर देंगे और अब उनके अंदर से बेबीज जो है वो प्रोड्यूस हो जाएंगे। सो आई होप कि आपको डिफरेंसेस क्लियर हो गए होंगे दोनों के। नाउ देखो इनके डिफरेंसेस में आप लिखेंगे कैसे। तो एम्फीबियंस की जो स्किन होती है वो मॉइस्ट और सॉफ्ट होती है, बहुत मॉइस्ट होती है। दैट मीन्स दे हैव म्यूकस ग्लैंड्स ऑन देयर स्किन। उनके स्किन के ऊपर क्या होता है, म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं। दैट इज वाई दे डोंट नीड द मॉइस्चराइजर। इनका मॉइस्चराइजर का खर्चा नहीं होता, जैसे हम गर्ल्स करती है वैसे इनका मॉइस्चराइजर का खर्चा नहीं है। इनकी बॉडी ऑलरेडी इतनी मॉइस्ट होती है, इतनी सॉफ्ट होती है कि ज़रूरत नहीं है इनको मॉइस्चराइजर की। रेप्टिलियाज जो होते हैं इनकी बॉडी हार्ड होती है, लेकिन फिर भी इनके ऊपर म्यूकस ग्लैंड्स होती है, ऐसा नहीं कि म्यूकस ग्लैंड नहीं है। देखना है उसको तो एक सांप को ले जाके देख लेना, अच्छे से पकड़ के देख लेना सांप को, तो उसके ऊपर आपको मॉइस्चर दिख जाएगा। चलिए, एम्फीबियंस वाटर के अंदर वो स्किन ब्रीथ कैसे करेंगे, स्किन से, यानी कि अपने गिल से करेंगे एंड अपने एग्स को ले भी वहीं पे करने वाले हैं। रेप्टिलिया वाटर के अंदर एग्जिस्ट जरूर कर सकते हैं, लेकिन दे कम टू लैंड टू इनटेक ऑक्सीजन एंड डू नॉट नीड वाटर टू ले एग्स। ऑक्सीजन लेने के लिए बाहर आना पड़ता है बिकॉज दे हैव लंग्स ओनली, दे डोंट हैव गिल्स। जब गिल्स नहीं है तो वाटर के अंदर जाके सांस कैसे लेंगे, मर नहीं जाएंगे, इसीलिए जमीन के ऊपर ही रहते हैं, वहीं पर सांस ले लेते हैं। फर्टिलाइजेशन जो होता है वो उनका इंटरनल होता है एंड अपने एग्स को ले नहीं करते, पानी के अंदर नहीं करते, मतलब बाहर तो करते हैं, पानी के अंदर नहीं करते हैं। चलिए, रेस्पिरेशन लंग्स और गिल्स दोनों से होगा, यहाँ पर रेस्पायर जो होगा वो ओनली लंग्स से होगा। अच्छा, एम्फीबियंस जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो होप करते हैं। होपिंग का मतलब जंपिंग, कूदना, तो वो कूदते हैं। लेकिन रेप्टाइल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो क्रॉल करते हैं, वो रेंगते हैं। ना वन मोर थिंग कि उनकी जो स्किन होती है, जैसे वो रेंग रहे हैं अगर, तो जो नीचे की जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा डेलिकेट नहीं होके बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। मतलब हार्ड इन द सेंस कैसे, आपको पकड़ने से हार्ड नहीं लगेगी, लेकिन हाँ थोड़ी सी मोटी होती है, सो दैट कि जो ज़मीन की जो हीट है, गर्मी है, या कोई भी अगर कांटे वाटे लग जाए कहीं पर, या किसी भी तरह की पथरीली अगर ज़मीन भी आ जाए, तब भी उनकी स्किन को कोई भी डैमेज नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ, एम्फीबियंस के अंदर ऐसा नहीं होता है, उनकी जो स्किन है वो प्रॉपरली रहती है। ऐसा नहीं है कि नीचे की स्किन डिफरेंट होगी, ऊपर की स्किन डिफरेंट होगी, ऐसा कोई सीन नहीं होता है, जस्ट वो रेप्टाइल्स के अंदर होता है। चलिए, सो आई होप कि आपको इतनी चीज़ तो क्लियर हो गई है कि एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एनिमल्स बिलोंगिंग टू द एव्स ग्रुप एंड दोज इन द मैमेलियन ग्रुप। नाउ आई होप कि आपको पता होगा एव्स और मैमेलिया क्या है। तो जब हमने वर्टब्रेट्स को क्लासीफाई किया था, अब ये वर्टब्रेट्स क्या है, तो भाई हम एक काम करते हैं, फिर से स्टार्टिंग पे जाते हैं। हमारा सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन था वो किस में था, ऑर्गेनिज्मों को हमने डिवाइड किया था 5 किंगडम्स के अंदर। 5 किंगडम्स के बाद में हमने इनको क्लासीफाई किस में किया, 5 किंगडम्स में से हम एक काम करते हैं, एनिमेलिया किंगडम की बात करते हैं। जब हमने प्लांटी किंगडम को क्लासीफाई किया था तो उनको हमने किया था डिविजन्स के अंदर, लेकिन अगर हम एनिमेलिया किंगडम को क्लासीफाई करेंगे तो हम करेंगे फाइलम्स में। तो उन फाइलम्स के अंदर भी एक और था, एक और क्या क्लासिफिकेशन था, वो था सब फाइलम। फाइलम में एक था कॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स के अंदर फिर एक सब फाइलम था। सब फाइलम कौन सा था, कॉर्डेट्स के अंदर एक सब फाइलम कौन सा था, तो सब फाइलम था हमारा वर्टब्रेट्स। और उन वर्टब्रेट्स को भी हमने किस में क्लासीफाई कर दिया था, 5 क्लासेस में क्लासीफाई किया था। 5 क्लासेस में क्लासीफाई किया था, 6 क्लासेस आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 6 क्लासेस है, 5 नहीं है। 6 क्लासेस के अंदर हमने उनको क्लासीफाई किया था, जिसमें से जो लास्ट हमारी क्लासेस थी वो थी एव्स एंड मैमेलियंस, मैमेलिया। एव्स को आपको याद करवाया गया था बर्ड से, कि जब भी आपको नाम दिखाई दे एव, आप याद कर लेना बर्ड। कुछ याद रहे ना रहे, बर्ड तो याद रह ही जाएगी, तो जहां पर आ गया एव वहां आ गया बर्ड। एंड आई होप कि आपको बर्ड के फीचर्स तो बहुत अच्छे से पता है आपको, कि बर्ड के अंदर कौन कौन से फीचर्स होते हैं। बर्ड उड़ सकती है, बिल्कुल सही है। कैसे उड़ सकती है, तो उनके जो 4 लिम्स होते हैं, 4 लिम्स का मतलब जो हमारी बॉडी में हाथ और पैर को अगर हम मिलाएंगे तो हम उन्हें क्या कहेंगे, दे आर लिम्स। लेकिन अगर हम सिर्फ हाथों की बात करें तो दे आर 4 लिम्स, और अगर हम पैरों की बात करें दे आर हिंड लिम्स। फाइन। तो अगर हम बात करें हमारे जो बर्ड्स है उनके 4 लिम्स की, बर्ड्स के जो 4 लिम्स है
वो किस में मॉडिफाइड रहते हैं, वो फेदर्स में मॉडिफाइड रहते हैं। लेकिन मैमेलिया में तो ऐसा कुछ नहीं होता है, हमारे तो हाथ पैर सही सलामत है, हमारे हाथ पैरों में कई फेदर्स आपको नजर नहीं आएंगे, ना आपको गाय कुत्ते बिल्ली इनके हाथों में कहीं नजर आएंगे, नहीं, इनके हाथ पैर तो सही है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, एक डिफरेंस हो गया ये कि जो 4 लिम्स होते हैं वो मॉडिफाइड होते हैं किसमें, फेदर में, किसके, एव्स के। लेकिन मैमेलिया का ऐसा कोई सीन नहीं होता है, फाइन। उसके अलावा जो एव्स होती है, जो बर्ड्स होते हैं, वो क्या करते हैं, एग्स ले करते हैं। लेकिन जो मैमेलिया होते हैं वो अपने यंग वंस को डायरेक्टली बर्थ देते हैं, एक्सेप्ट कुछ एक्सेप्शनल केसेस, फाइन, कुछ केसेस को छोड़कर ये अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं एंड अपने यंग वंस को फीड भी करवाते हैं। लेकिन बर्ड्स में ऐसा नहीं होता है। बर्ड्स जो होती है यानी एव्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने एग्स को ले करती है, ये अपना घोंसला खुद बनाती है, अपना नेस्ट बनाती है। इनका बिहेवियर कैसा होता है, बहुत फ्रेंडली नेचर होता है, केयरिंग नेचर होता है। मतलब ये अपने बेबीज को ऐसे ही नहीं छोड़ देती कि ठीक है जो एग था वो ले कर दिया, दैट्स इट, अपने आप उसमें से बेबी निकलेगा और उसके बाद अपने आप ही वो सीख जाएगा जो है फ्लाई करना और खाना वाना भी ढूंढ लेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दे आर वेरी केयरिंग नेचर, बहुत केयरिंग नेचर की होती है। ये अपने बेबीज को ऐसे ही नहीं छोड़ती है, प्रॉपर उनको पूरा सिखाएंगी, पहले फ्लाई कैसे करते हैं, खाना कैसे ढूंढते हैं, कैसे खाते हैं, सब कुछ सिखाएगी, उसके बाद उनको जाने देगी। सो आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। देन वन मोर थिंग कि ये उड़ कैसे सकती है। इनकी बोन्स बहुत होलो होती है, लाइट होती है। इनकी बोन्स जो होती है होलो एंड लाइट होती है। बोन्स कैसी होंगी, होलो एंड लाइट होगी। अच्छा ठीक है, चलो एक कलर चेंज कर देते हैं इनका सो दैट कि आपको लर्न हो जाए। यहाँ से भी इनको हटा देते हैं। चलिए, बोन्स जो है होलो एंड लाइट होती है किसकी, एव्स की। लेकिन मैमेलियंस का ऐसा कोई सीन नहीं होता है। मैमेलियंस की जो बोन्स होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है। ये होता है एव्स के अंदर। और अगर हम बात करें मैमेलियंस की तो उनकी जो बोन्स होती है वो होती है स्ट्रॉन्ग। इनका हमने क्या कहा अभी, 4 लिम्ब जो है वो फेदर में कन्वर्टेड है, मॉडिफाइड है। लेकिन इनका ऐसा कुछ नहीं है। इनके जो 4 लिम्ब है वो किस में काम आते हैं, किसी चीज को होल्ड करने में काम आएंगे, किसी चीज को छोड़ने में काम आएंगे, पकड़ने में काम आ जाएंगे। बोन्स हो गया। उसके अलावा और क्या हो सकता है इनके अंदर, इनके जो माउथ होता है वो बीक में कन्वर्टेड होता है। माउथ कैसा होगा इनका, बीक में कन्वर्टेड होगा, बीक में कन्वर्टेड होगा। एंड टीथ जो है वो एब्सेंट होंगे। टीथ इनके अंदर नहीं होते हैं, दे आर एब्सेंट। लेकिन अगर हम बात करें मेमेलिया की तो इनके अंदर जो माउथ है वो बीक में कन्वर्टेड नहीं है, वो नॉर्मली माउथ ही है। अपना माउथ चेक कर लो, क्या बीक है, क्या नहीं है। उसके अलावा टीथ भी प्रेजेंट होते हैं। टीथ आर नॉट एब्सेंट, टीथ आर प्रेजेंट, फाइन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो अभी आपको बताया था, दे ले एग्स बट मेमेलियंस डू नॉट ले एग्स, दे गिव बर्थ टू देयर यंग वंस एंड उनको फीड भी करवाते हैं। दे हैव मैमरी ग्लैंड्स। मैमेलियंस के अंदर एक इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, मैमरी ग्लैंड्स होती है। मतलब हमने देखो म्यूकस ग्लैंड पढ़ी है, हमने ऑयल ग्लैंड पढ़ी है, हमने स्वेट ग्लैंड पढ़ी है। मैमरी ग्लैंड क्या होती है, तो मैमरी ग्लैंड वो ग्लैंड्स होती है जब बेबी का बॉर्न होता है, मतलब रिप्रोडक्शन हो चुका है, उसके बाद बेबी को फीड करवाने के लिए जो मैमरी ग्लैंड होती है वो एक्टिवेट हो जाती है। सुना होगा ना कि गाय जो है अपने बच्चे को दूध पिला रही है, जो ह्यूमन बींग्स है वो भी अपने बेबीज को दूध पिलाते हैं। कैसे, बिकॉज ऑफ मैमरी ग्लैंड। तो मैमरी ग्लैंड क्या होती है, रिप्रोडक्शन के बाद एक्टिवेट हो जाती है और उनके अंदर से उससे जो है बेबीज को फीड ऑन करवाया जाता है। सो ये मैमेलिया के अंदर तो क्या होगा, यंग वंस को बर्थ भी देंगे और फीड भी करवाएंगे। लेकिन एव्स के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सो आई होप कि आपको इनके डिफरेंसेस कुछ कुछ क्लियर हो गए होंगे। चलो अब एक काम करते हैं, इनको कुछ फॉर्मेट में देख लेते हैं। एंड यस, पिक्चर्स आपको लर्न रखनी है सो दैट कि आपको इतना कुछ रटने की जरूरत ही नहीं पड़े। सिर्फ आप इनको देख लेंगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा हाँ, इनके अंदर तो ये डिफरेंसेस हो सकते हैं। पॉसिबल नहीं है, एक्चुअली है भी। ये उड़ सकती है, हम नहीं उड़ सकते भाई। हमने तो बहुत कोशिश करी थी उड़ने की, पता है ना, बोन्स होलो होती है इनकी। सो एक और वर्ड जो हम एग्स ले का बोल रहे हैं कि एग्स ले करते हैं, वो एग नहीं ले करते, तो उनको क्या कहते हैं, ओवीपैरस। वो एनिमल्स जो कि एग ले करते हैं उनको हम कहते हैं ओवीपैरस एनिमल्स। ले एग्स, ओवीपैरस एनिमल जो कि एग्स को ले करते हैं, दे आर एव्स। एव्स को हम क्या कहते हैं, ओवीपैरस एनिमल्स कहते हैं। लेकिन मैमेलिया के अंदर क्या होता है कि वो अब एग्स को ले नहीं करते, यंग वंस को बर्थ देते हैं। दैट इज व्हाई दे आर विविपैरस एनिमल्स। They are viviparous animals because they don't lay eggs. Now,
बॉडी जो होती है वो फेदर से कवर्ड होती है, लेकिन मैमेलिया की बॉडी जो है वो फेदर से कवर्ड नहीं है। इनकी बॉडी पे क्या होते हैं? फर होते हैं। फर का मतलब हेयर्स होते हैं। क्या करते हैं हेयर्स? वो हेयर्स आपकी बॉडी को हीट से सर्दी से प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे, आपकी बॉडी से हीट को बाहर नहीं जाने देंगे। नॉट ओनली द ह्यूमन बॉडी की बात नहीं कर रहे हैं हम किसकी बात कर रहे हैं? बाकी सारे ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं। भाई अभी तो हमारे पास ब्रांडेड कपड़े हैं ना, तो वो पहनो। तो जिनके पास ब्रांडेड कपड़े नहीं है, जैसे एनिमल्स के पास में नहीं है, तो उनको फर की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। टीथ एब्सेंट होते हैं, उनके अंदर टीथ प्रेजेंट होते हैं। एज आई टोल्ड यू, इनके अंदर बीक जो है होती है, लेकिन हमारे अंदर बीक नहीं होती है। फोर लिम्स मॉडिफाइड होते हैं, किसके लिए? फ्लाइट के लिए। हमारे अंदर जो फोर लिम्स होते हैं, मतलब हमारे जो हैंड्स होते हैं, वो मल्टीपल एक्टिविटीज के लिए काम में आते हैं। किसी चीज को पकड़ने में, कुछ लिखना है, कुछ उठाना है, किसी को स्लैप करना है, तब भी ये काम आ जाएंगे। बोन्स जो होती है इनकी होलो होती है, लेकिन हमारी बोन सॉलिड होती है। दैट इज व्हाई वी कांट फ्लाई। अगर हमारी बोन्स भी होलो होती, हमारी बोन्स भी अगर लाइट होती, तो क्या होता? हम भी फ्लाई कर लेते, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है। नाउ बॉडी जो होती है वो स्ट्रीमलाइंड होती है, एंड आई होप कि आपको ये चीज पता होगी कि जो एव्स है, मतलब जो बर्ड्स है, उन्हीं की बॉडी के शेप के अकॉर्डिंग हमारे जो एरोप्लेन है उनकी शेप बनाई गई है। हमारी बॉडी को देखकर नहीं बनाया गया, लेकिन हाँ, जो बर्ड्स है उनकी बॉडी को देखकर जरूर हमारे एरोप्लेन की शेप बनाई गई है। कौन सी शेप है? ये है स्ट्रीमलाइन बॉडी है इनकी, लेकिन हमारी बॉडी जो है स्ट्रीमलाइन नहीं होती है। लेकिन हाँ, व्हेल्स को छोड़कर व्हेल्स की बॉडी स्ट्रीमलाइन हो सकती है। सो आई होप कि आपको मैमेलिया एंड एव्स के डिफरेंसेस क्लियर हो गए होंगे कि दोनों के अंदर बेसिकली डिफरेंस क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के एडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं, मतलब कि अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो एडवांटेज क्या क्या है, क्यों करें क्लासिफिकेशन। एंड आई होप कि आपको याद होगा कि ये क्वेश्चन हमने पहले देखा भी है, बट स्टिल वी नीड टू रिवाइज इट, डेफिनेटली वी विल सी इट अगेन कि ये एडवांटेजेस क्या होंगे क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म के, क्यों ऑर्गेनिज्म को हम क्लासिफाई करें, क्या होगा अगर नहीं करें तो। होगा ये कि हमारा जो दिमाग है ना, वो बहुत खुरापाती दिमाग है। ह्यूमन बीइंग्स को ना हर चीज के बारे में जानना है, हर एक चीज के बारे में जानना है, मतलब एक भी चीज ऐसी नहीं ना कि वो छोड़ दे, नहीं। तो हमने सोचा कि ऑर्गेनिज्म की स्टडी करें। अब स्टडी करने के लिए हमने जब काउंटिंग करी तो पता चला कि मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म है, और मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म के लिए अगर हम एवरी आवर किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की स्टडी भी करें, तब भी हमारी लाइफ जो है वो बहुत कम पड़ जाएगी, हमारी लाइफ तो बहुत छोटी पड़ेगी उसके लिए। तो फिर क्या हम जन्मों पे जन्म लेंगे बहुत सारे, बाकी सारे काम तो गए साइड में, बस पढ़ने के लिए हम जन्म लेंगे भगवान से मांग मांगे कि भाई एक और जन्म दे दो ताकि हम सारी स्टडी कंप्लीट करके आ जाए। तो ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता। तो जब हमारे सारे ऑर्गेनिज्म की स्टडी हमें एक साथ करनी है, एक पर्टिकुलर टाइम में अगर हमें करनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उन चीजों को क्लासिफाई करना पड़ेगा एक पर्टिकुलर किसी बेस के अकॉर्डिंग, किसी कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग, सो दैट कि हम उसको इजीली स्टडी कर पाए। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे जो कुछ पर्टिकुलर बेस के अकॉर्डिंग या पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग सिमिलर है, तो उनको हम डाल देंगे पर्टिकुलर एक कैटेगरी के अंदर। बट जहां पर आएंगे डिससिमिलैरिटीज, वहां पर हम क्या करेंगे? एक नई कैटेगरी का फॉर्मेशन कर देंगे। तो क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म का मतलब ये हो गया कि हम हमारे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर रहे हैं, बट अकॉर्डिंग टू द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक। अब जैसे हमने किंगडम को क्लासिफाई किया था, तो हमने सबसे पहले क्या लिया था? द स्ट्रक्चर ऑफ सेल। सेल का स्ट्रक्चर लिया था हमने कि जो सेल है वो प्रोकैरियोटिक सेल है या यूकैरियोटिक सेल है। अच्छा ठीक है, यूकैरियोटिक सेल पे आ जाओ। भाई प्रोकैरियोटिक तो प्रिमिटिव टाइप के हो गए ना, तो वो तो सिंगल सेल में आ गए। अब फिर हमने देखा कि यूकैरियोटिक में और आगे देखते हैं क्या क्लासिफिकेशन हो सकता है, तो बिल्कुल हुआ। किसमें हुआ? यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में हुआ। मतलब कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल थे, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि मल्टीसेल्युलर थे, बहुत सारे सेल से मिलके बने थे। फिर और आगे बढ़े, फिर क्लासिफिकेशन कर दिया हमने, तो सेल वॉल है या नहीं है, फोटोसिंथेसिस करते हैं या नहीं करते, मतलब बहुत सारी चीजें हमारे पास क्लासिफाई करने के लिए। सो हमें ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने से क्या फायदा मिला कि हमने ये क्लासिफिकेशन कर दिया, तो ऑर्गेनिज्म की स्टडी जो थी वो बहुत ज्यादा इजी हो गई। हमें पर्टिकुलर एक एक ऑर्गेनिज्म के फीचर्स के बारे में जानने की कोशिश नहीं करनी पड़ी। हमने क्या किया? एक कैटेगरी के बारे में पढ़ा और हमें समझ में आ गया कि अच्छा इन सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर ये फीचर्स तो है ही, बिल्कुल है इनके अंदर, फाइन। इसीलिए हमने इनको क्लासिफाई किया, यही हमारे होते हैं एडवांटेजेस। चलिए, सो
There are millions of species on this earth. For anybody, it is impossible to study about each of them in his lifetime. इस life में तो at least impossible है इनको पढ़ना. Classification makes it easy to study the organism on the basis of certain common characters. अब कुछ लोग ऐसे सोच रहे हैं कि हमें तो पढ़ना ही नहीं है. जबरदस्ती ठीक है ना कि पास करना है, 12th तक पढ़ना है, ग्रेजुएशन करनी है, फिर जॉब लेनी है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं. तब भी कुछ ऐसे बच्चे भी है ना जिनको कि इनमें एक्चुअली इंटरेस्ट आ रहा होगा, कुछ साइंटिस्ट बनेंगे, कुछ बायोलॉजिस्ट बनेंगे, तो उनके लिए तो है ही. कैसे बेचारे स्टडी करेंगे. दैट इज वाई हमने क्या किया, स्टडी को इजी बनाने के लिए इनका क्लासिफिकेशन कर दिया. अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं कि स्टडी को इजी कैसे बनाया. तो क्लासिफिकेशन अगर नहीं होगा, आपकी नोटबुक्स पे आता है. एक ही नोटबुक पे अगर मैंने बोल दिया कि आप हिंदी का भी वर्क कर लो, आप इंग्लिश का भी वर्क कर लो, आप एसएसटी का भी वर्क कर लो, आप मैथ्स का भी कर लो और आप साइंस का भी कर लो, तो होगा क्या. होगा ये कि आप कंफ्यूज हो जाओगे बहुत ज्यादा कि यार ये क्या हो गया, फर्स्ट चैप्टर किधर गया, एसएसटी का फर्स्ट चैप्टर कहाँ है, मैथ्स का थर्ड चैप्टर कहाँ है, साइंस का वो टिश्यू वाला चैप्टर कहाँ गया. तो ये तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा. तो इस कंफ्यूजन को मिटाने के लिए तो आप क्या करते हो, सेपरेशन करते हो, क्लासिफिकेशन करते हो कि भाई सब्जेक्ट वाइज हम क्या करते हैं, नोटबुक्स को सेपरेट कर देते हैं. द सेम थिंग इज हियर कि ऑर्गेनिज्म की स्टडी को अगर आपको ईजी करना है देन यू हैव टू क्लासीफाई देम. अगर क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे तो स्टडी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी. चलिए, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा. चलिए, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ वुड यू चूज बिटवीन टू कैरेक्टरिस्टिक्स टू बी यूज्ड फॉर डेवलपिंग अ हियरार्की इन क्लासिफिकेशन. आप कैसे चूज करोगे दो कैरेक्टरिस्टिक के बीच में कि भाई हमें हियरार्की बनानी है क्लासिफिकेशन की. दो कैरेक्टरिस्टिक आपको मिले हैं, कैसे चूज करेंगे हम उनमें से कि हमें कौन सा कैरेक्टरिस्टिक लेना है. एंड आई होप कि आपको याद होगा जब चैप्टर पढ़ाया था तो एक बायोलॉजिस्ट आए थे जिन्होंने क्या किया था, ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया था वेयर दे लिव. उसके अकॉर्डिंग उन्होंने देखा कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कहाँ पर रहता है, कहाँ पर सर्वाइव करता है. उसके अकॉर्डिंग उन्होंने जब क्लासिफिकेशन किया तो उन्होंने बोला कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म. फर्स्ट वन इज टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म एंड सेकेंड वन इज एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म. फर्स्ट वन इज टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म एंड द सेकेंड वन इज एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म. जब टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने की कोशिश की गई तब ये समझ में आया कि यार टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में तो देखो लायन भी आते हैं. अच्छा, हम थोड़ा सा कलर चेंज करके देखते हैं. लायन भी इसके अंदर आ जाएंगे, इसके अंदर तो काऊ, डॉग, कैट ये भी आ सकते हैं. उसके अलावा हमने जब चेक किया तो इसके अंदर हमारा स्नेक भी आया. फिर हमने देखा तो स्पाइडर भी आ गया. अच्छा, फिर हमने देखा तो हमारी जो आंट थी वो भी आ गई. आंट मतलब आंटी नहीं है, चींटी आ गई है. फाइन. कॉकरोचेस भी इसी के अंदर आ गए हमारे. तो फिर हमने उनको देखा कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है, मे बी कुछ सिमिलैरिटीज होंगी. फिर देख के समझ में आया कि यार इनके अंदर तो बहुत सारी डिसिमिलैरिटीज है. अब इतनी सारी अगर डिसिमिलैरिटीज इनके अंदर प्रेजेंट है देन क्या करें, अभी कैसे स्टडी करेंगे. फिर हमने सोचा एक काम करते हैं, एक्वाटिक को चेक कर लेते हैं. एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म में गए तो वहां भी यही प्रॉब्लम आ गई कि इतने सारे ऑर्गेनिज्म हैं लेकिन उसके अंदर बहुत सारी डिसिमिलैरिटीज है. अगर हम स्टडी कर ले एक को तो हम सबकी स्टडी नहीं कर पाएंगे. एक ऑर्गेनिज्म को स्टडी करके अगर हम बोले कि हमने सारे ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर ली तो पॉसिबल नहीं होगा, सबके फीचर्स अलग अलग है. अब हुआ क्या, इस थ्योरी को तो हमने कर दिया रिजेक्ट कि भाई हम टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक के अकॉर्डिंग, मतलब जो ऑर्गेनिज्म है कहाँ रहते हैं उसके अकॉर्डिंग हम एटलीस्ट स्टार्टिंग का क्लासिफिकेशन तो नहीं कर सकते. बाद में कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एटलीस्ट स्टार्टिंग का क्लासिफिकेशन तो नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है ये. अब क्या हुआ, जब हमें हियरार्की बनानी थी तो हमने देखा कि एक बहुत बेसिक सा बहुत कॉमन कैरेक्टरिस्टिक लेते हैं जो सबके अंदर कॉमन है. फिर हमने देखा कि ऑर्गेनिज्म जो है ये बने किससे. एक काम करते हैं, इनका थोड़ा और अंदर तक जाते हैं, किससे बने वो चेक कर लेते हैं. तो पता चला ये तो सेल से बने हैं. फिर हमें समझ में आया कि अच्छा अगर सेल से बने हैं तो सेल के अंदर चेक करते हैं कि क्या सारी सिमिलर है. फिर पता चला कि नहीं, यहाँ पर तो दो टाइप के सेल है, कुछ है प्रोकैरियोट्स, कुछ प्रोकैरियोटिक सेल, कुछ है यूकैरियोटिक सेल. तो जो प्रोकैरियोटिक सेल से बने हुए स्ट्रक्चर्स है उनको हमने नाम दिया प्रोकैरियोट्स, और जो यूकैरियोटिक सेल से बने हुए स्ट्रक्चर्स है उनको हमने कहा यूकैरियोट्स. वहां पर जब हमने इनको क्लासीफाई करके फिर हमने चेक किया तो पता चला कि अच्छा अगर हम बात करते हैं ओनली प्रोकैरियोट्स की तो उनके अंदर बहुत सारी सिमिलैरिटीज हमें मिल जाएंगी. फिर हमने देखा यूकैरियोट्स, फिर पता चला कि अच्छा सिमिलैरिटीज तो है, अगेन डिसिमिलैरिटीज आ गई है, तो एक काम करते हैं फर्दर क्लासिफिकेशन कर देते हैं. फाइन, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जो प्रोकैरियोट्स थे उनके अंदर तो हमें लगा कि अच्छा सिमिलैरिटीज है, उनके सेल्स में सिमिलैरिटीज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है.
यूकैरियोट्स के सेल में तो सिमिलैरिटीज थी, लेकिन जैसे जैसे वो और मॉडिफाइड हुए उनके अंदर क्लासिफिकेशंस और कर सकते हैं, फर्दर क्लासिफिकेशन इनका पॉसिबल है, तो हमने फिर इनका फर्दर क्लासिफिकेशन कर दिया। तो देखो हम हियरार्की में जो क्लासिफिकेशन करते हैं और हियरार्की बनाते हैं तो हमेशा हम ये चेक करते हैं कि हाउ मच सिमिलैरिटीज दे कंटेन। जिन ऑर्गेनिज्म को हमें क्लासिफाई करना है कितनी उनके अंदर सिमिलैरिटीज हैं, कितनी डिससिमिलैरिटीज हैं। अगर सिमिलैरिटीज ज़्यादा होती है तो हम उनको एक पर्टिकुलर एक कैटेगरी के अंदर रख देते हैं, अगर सिमिलैरिटीज नहीं है और बहुत सारी डिससिमिलैरिटीज है तो फिर उनको हम सेपरेट कर देते हैं। सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया है कि हम क्लासिफिकेशन किस तरह से करेंगे। चलिए नाउ देखो, वी नीड टू लुक एट द फैक्ट इफ गिवन कैरेक्टर इज प्रेजेंट इन अ स्मॉल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म और लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म। भाई सिंपल है, क्या पता सिर्फ 4-5 ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर ये सिमिलैरिटीज है, या फिर पता चले कि नहीं लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर ये सिमिलैरिटीज है, तो हम इनको तो एक कैटेगरी में रख ही सकते हैं। तो ये चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, एक केस में क्या हो सकता है, द कॉमनैलिटी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स वुड रिप्रेजेंट अ स्पीशीज, और एक केस के अंदर क्या हो जाएगा, जो कॉमनैलिटी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स है वुड रिप्रेजेंट अ हायर टेक्सा, लाइक जीनस हो गया, फैमिली हो गया, ऑर्डर हो गया, फाइलम हो गया। वही चीज़ जो हमने अभी देखी थी, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, फिर आगे और फर्दर क्लासीफाई कर देते हैं हम यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर, फिर आगे क्लासिफिकेशन किया स्लॉम्स के अकॉर्डिंग, और आगे क्लासिफिकेशन कर दो वर्डब्रिड्स के अकॉर्डिंग कि भाई वर्बल कॉलम है या नहीं है, नोटोकॉर्ड है या फिर नहीं है। तो ये इतने सारे क्लासिफिकेशन के बाद हमें एट लास्ट एक ऐसा क्लासिफिकेशन मिलेगा जिसके अंदर हमें लगेगा कि सारे सिमिलर ही तो है, यहाँ तो कुछ डिससिमिलैरिटीज है ही नहीं, तो स्मॉल नंबर ऑफ ग्रुप बन जाएगा। तो वो स्मॉल नंबर ऑफ ग्रुप जो होगा उसको हम क्या कह देंगे, उसको हम कह देंगे स्पीशीज। वेरी स्पेसिफिक, बहुत पर्टिकुलर हम एक पॉइंट पे चले जाएंगे कि अच्छा पहले हमने बोला कि अच्छा हम यूनिसेल्युलर की बात कर रहे हैं तो हमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मिले, फिर हमने कहा कि नहीं हम तो मल्टी सेल्युलर की बात कर रहे हैं तो भी हमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मिले, फिर मैं बोल दूं कि नहीं जिनके अंदर वर्बल कॉलम है, तो आप क्या कहेंगे कि मैम थोड़ा और क्लासीफाई हो गया, पर्टिकुलर हो गए कि हाँ इतने सारे ऑर्गेनिज्म तो नहीं है, ये कुछ में से होंगे। फिर हम बोले कि नहीं मैं तो और क्लासीफाई कर रही हूँ, डेफिनेट सी बात है, आप कंटिन्यूसली आप पर्टिकुलर पे चले जाएंगे। तो बस वही चीज़ यहाँ पर आती है। अच्छा, इसको थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में लेते हैं, आई होप कि ये तो क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में आता है, सिंपल लैंग्वेज में कैसे आएंगे हम देखें। सिंपल लैंग्वेज का मतलब है कि हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा घरेलू एग्जाम्पल लेते हैं। घरेलू एग्जाम्पल का मतलब क्या हुआ, मैंने आपको बोला कि मुझे एक ऐसी चीज़ चाहिए जो कि साफ सफाई करने में हेल्प करे। फर्स्ट क्लासिफिकेशन साफ सफाई करने में हेल्प करेगी, ऐसे जो साफ सफाई में हेल्प नहीं करेंगे। तो सफाई करने में हेल्प हमें समझ में आया कि अच्छा डिटर्जेंट हमारा हेल्प काम कर सकता है, सोप ऐसा काम कर सकता है, उसके अलावा जो हम मोप यूज़ करते हैं वो भी काम कर सकता है। फिर हमें बोला कि नहीं मोप वगैरह नहीं लेना है, हमें ऐसा लेना है जो कि क्लीनिंग के लिए हम ना पानी के अंदर डाल के मिक्स करते हैं। तो मिक्स करने में तो हमने बोला एक काम करते हैं, सोप लिक्विड ले लेते हैं और डिटर्जेंट भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, या फ्लोर क्लीनर ले लो, पॉसिबल है, बिल्कुल है। फिर हमने बोला कि नहीं ऐसी चीज़ जो गर्ल्स ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो हमने कहा कि एक काम करते हैं सोप लिक्विड ले लेते हैं, ठीक है। उसके अंदर भी फिर हमने बोला कि नहीं हमको ऐसा चाहिए जिसमें फ्रेग्रेंस हो, तो हमने बिना फ्रेग्रेंस वालों को क्या कर दिया और साइड कर दिया, तो मोर स्पेसिफिक आ गए। फिर हमने बोला जिसके अंदर की रोज़ की स्मेल हो, रोज़ की फ्रेग्रेंस हो, बाकी सब हटा के सिर्फ हमने क्या किया रोज़ वालों को लिया, तो और पर्टिकुलर आ गए, आए बिल्कुल आए। नहीं फिर भी नहीं समझ आ रहा है और फिल्टर कर रहे हो और क्लासिफिकेशन कैसे हो रहा है, फिल्टर कैसे हो रही है चीज़ें, तो आपका फ्लिपकार्ट खोलो, आपका मिंत्रा खोलो, अमेजोन खोलो, मतलब कि शॉपिंग जो ऐप्स है वो खोलो और उसके अंदर आपको फिल्टर का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि और हम स्पेसिफिक चीज़ों पर कैसे जा सकते हैं। आई होप कि क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द बेसिस फॉर ग्रुपिंग ऑर्गेनिज्म इनटू 5 किंगडम। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्यों है, तो भाई सबसे पहले जो रॉबर्ट विटकर ने क्लासिफिकेशन किया था ऑर्गेनिज्म का, जो कि अप्रूव भी हुआ था, वो क्या था, किंगडम्स ही तो थे। कि रॉबर्ट विटकर ने जो क्लासिफिकेशंस किए थे ऑर्गेनिज्म के वो थे 5 किंगडम्स। 5 किंगडम के अंदर विटकर ने उनको क्लासिफाई किया। अब उन्हीं के तो आपको बेसिस बोला गया है, तो हमने कहा था सबसे पहला बेस हमारा क्या होता है, सेल्यूलर स्ट्रक्चर, कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, प्रोकैरियोटिक है या फिर यूकैरियोटिक है। उसके बाद हम आ जाते हैं, देखो सबसे पहला हमारा क्या था, सेल्यूलर स्ट्रक्चर, कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा है। फिर हमने कहा कि भाई सेल है कितने हमारे पास में, सिंगल सेल है या मल्टी सेलुलर है, तो यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर बोल दिया हमने। नंबर ऑफ
सेल्स के अकॉर्डिंग हमने इनको और फर्दर क्लासिफाई कर दिया कि अगर हम बात करेंगे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म की तो यूनिसेल्यूलर आ जाएंगे, और अगर हम बात करेंगे बहुत सारे सेल से बने हुए किसी ऑर्गेनिज्म की तो उसमें कौन आएगा, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे। अब क्या हुआ, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म तो पहले ही साइड हो गए, बेचारों का डिवीजन ऑफ लेबर तो है ही नहीं, तो और हम उनको कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते। लेकिन जिनके अंदर बहुत सारे सेल्स हैं उनके अंदर सिमिलैरिटीज के साथ साथ में कुछ डिससिमिलैरिटीज भी होंगी, जिनके अकॉर्डिंग हम उनको फर्दर क्लासिफाई कर देंगे, और ये हम देखेंगे सेल वॉल के अकॉर्डिंग, सेल वॉल की प्रेजेंस के अकॉर्डिंग, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल कि भाई सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट है या फिर नहीं है। मतलब सेल है, ठीक है भाई, बहुत सारे सेल से मिलके बना है वो भी ठीक है, सिंगल सेल से मिलके बना है वो भी ठीक है, लेकिन उन सेल के ऊपर सेल वॉल प्रेजेंट है या फिर नहीं है। एंड आई होप कि आपको पता है कि सेल वॉल किस में प्रेजेंट होती है, तो प्लांट सेल के ऊपर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, लेकिन एनिमल सेल के ऊपर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, ओनली सेल मेम्ब्रेन होती है। तो सेल वॉल प्रेजेंट है या नहीं है, तो हमने उसके अकॉर्डिंग फिर इनको क्लासिफाई कर दिया। इसके बाद हम आ जाते हैं फोटोसिंथेसिस पे, या फिर हम बोल सकते हैं कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोल सकते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कि जो न्यूट्रिशन का मोड है वो कैसा है। अगर अपना खाना खुद बना रहे हैं तब तो वो क्या हो जाएंगे, ऑटोट्रॉप्स हो जाएंगे। अगर वो अपना खाना खुद बनाएंगे तो हम उनको क्या कहेंगे, ऑटोट्रॉप्स कहेंगे। लेकिन अगर वो अपना खाना खुद नहीं बना रहे हैं, थोड़े आलसी बन जाते हैं, अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं और ऑटोट्रॉप्स पर जाके डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो उन्हें हम कहेंगे हेट्रोट्रॉप्स, बिकॉज इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, हेट्रोट्रॉप्स कहेंगे हम उनको। इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कैसा है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका है हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक का मतलब क्या होगा कि ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है, ये जाते हैं प्लांट के पास और चुपचाप अपना खाना लेकर आ जाते हैं। या फिर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी हो सकता है, ऐसा है कि किसी एनिमल को इन्होंने खाया, हो सकता है वो एनिमल प्लांट को खा रहा हो, पॉसिबिलिटीज तो है, बिल्कुल है। चलिए, आई होप कि इतनी चीज आपको क्लियर हो गई है कि हमने किंगडम्स को किस बेसिस के ऊपर क्लासिफाई किया है। जब हम बात करते हैं किंगडम की तो हमें सबसे पहले माइंड में आना चाहिए रॉबर्ट विटकर, बिकॉज रॉबर्ट विटकर ने ही क्या किया था, किंगडम्स का क्लासिफिकेशन किया था, एंड उस क्लासिफिकेशन के अंदर कुछ पर्टिकुलर बेसिस लिए थे, बिकॉज विदाउट एनी बेसिस वी कांट क्लासिफाई एनीथिंग। सो बेसिस में सबसे पहला था सेल्यूलर स्ट्रक्चर, दैट मीन्स प्रोकैरियोट्स थे या यूकैरियोट्स थे। देन हमने कहा नंबर ऑफ सेल्स, मल्टी सेल्यूलर है या यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। फिर हम मल्टी सेल्यूलर को और क्लासिफाई करते हैं प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल के अकॉर्डिंग, सेल वॉल इज प्रेजेंट और नॉट। इफ सेल वॉल इज प्रेजेंट दैट मीन्स दे आर प्लांट्स, इफ सेल वॉल आर एब्सेंट दैट मीन्स दे विल बी एनिमल्स, सिंपल। अब इसके बाद आ जाए मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अपना खाना खुद बनाएंगे, यानी उनके अंदर क्लोरोफिल होगा या नहीं होगा। अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट है दैट मीन्स कि अपना खाना वो खुद ही बनाने वाले हैं, और अगर क्लोरोफिल एब्सेंट है इसका मतलब अपना खाना खुद नहीं बनाएंगे, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होंगे, किसी और के ऊपर खाने के लिए डिपेंडेंट होंगे कि भाई हमें खाना दे दो, या तो उनके वहां जाके मेहमान बन के जाएंगे और फिर खाना ले लेंगे, या एक ऐसा करेंगे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना लेंगे कि भाई ठीक है ना, हम आपको शेल्टर देते हैं, आप हमें खाना दे दो। चलो, सो आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, किंगडम्स क्लियर हो गए होंगे। नाउ देखिए, ये आपके मोड्स थे, ये आपके टॉपिक्स थे, ये आपके बेसिस थे, कैरेक्टरिस्टिक थे, जिसके बेस पे हमने क्या कर दिया, किंगडम्स को क्लासिफाई कर दिया। सो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। आगे एक क्वेश्चन क्लियर है, दैट मीन्स कि आपने मोस्टली चैप्टर आपका रिवाइज कर लिया। ना कुछ रिमेनिंग क्वेश्चन लास्ट रहते हैं जिनको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एंड उसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है और स्कोरशाला से बाहर जाने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है, सब कुछ ही आपको यहीं पे जब अवेलेबल हो रहा है। थैंक यू सो मच।